हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है एक बार फिर से। इस समय हम लोग जो सीरीज़ ये लेक्चर है हमारा, ये है सेमीकंडक्टर फिजिक्स का। तो जो आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है कंप्यूटर साइंस में, तो कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जहाँ की उनको कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम की वजह से सेमीकंडक्टर फिजिक्स या सेमीकंडक्टर विद ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरह का कुछ पेपर होगा जो आपको पढ़ना होगा, जिसके पहले सेक्शन में, पहले यूनिट या पहला मॉड्यूल जो भी आप कहें, उसमें आपको बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना होगा, क्रॉनिक पेनी मॉडल के बारे में पढ़ना होगा, बैंड डायग्राम क्या होता है, ईके डायग्राम क्या होता है, ऑक्यूपेशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी प्रीरिक्विजिट मांगती हैं, लेकिन चूंकि 12th में आपने क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ी है तो इसको थोड़ा सा पढ़ाना लिटिल बिट टेक्निकल हो जाता है, बिकॉज आपको हम वो प्रीरिक्विजिट इतने कम समय में पूरी तरह से डिलीवर भी नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हमें वो जो प्रीरिक्विजिट है उसका एक बिल्कुल एक ऐसा निचोड़ आपको देना होगा जिसको आप समझ भी जाएं और जिसको आप यूज भी कर लें। तो इस तरह से हम लोग इस सीरीज में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात कर चुके थे। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या थी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के क्या अजम्पशन थे, फिर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के क्या फेलियर हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कैसे प्रॉपर तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पाई जो एडवांस रिजल्ट थे, बैंड थ्योरी, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी, हॉल इफेक्ट और इस तरह कई सारे इफेक्ट थे जो कि समय के साथ हमारे सामने आए और उनको फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। देन उसके बाद फिर क्या हुआ, समरफील्ड आते हैं और समरफील्ड जो होते हैं वो एक नए तरह का कंसेप्ट वहाँ पर लेके आते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन जो थी उसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं और वहाँ पर वो डिस्क्रीटनेस ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। तो आज हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे उस क्वांटम मैकेनिक्स की। देखो, सीधे तौर पे इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, जिस टॉपिक पर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आने वाले समय में जो टॉपिक हैं आपके पास उनको समझने के लिए, उनको पूरी तरह से एनालिसिस करने के लिए, ग्रैप करने के लिए आपको इस टॉपिक को समझना पड़ेगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ प्रीरिक्विजिट, इसकी जानकारी चाहिए आपको आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है और बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। होप यू विल एंजॉय दिस। ओके, सो हम लोग अब बात करने वाले हैं कैसे सोमरफील्ड ने करेक्शंस किए। तो सोमरफील्ड ने एक चीज़ जो प्रपोज किया था कि जो क्वांटम बिहेवियर होता है उसमें जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होती। नाउ क्वेश्चन इज, इसका मतलब क्या है? एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होती, इसका मतलब क्या है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग विद एन एग्जाम्पल। सपोज आपके पास एक पेंडुलम है, ये हमारा पेंडुलम है। तो हम इसको जब ऑसिलेट करवाते हैं तो हमने इसकी मीन पोजीशन है, इससे हमने छोड़ दिया, ये ऑसिलेट कर रहा है। हम इसको दूर तक छोड़ेंगे तो वो उस हिसाब से ज़्यादा ऑसिलेट करेगा और समय के साथ साथ अपनी एनर्जी लॉस करता जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन सोमरफील्ड के हिसाब से अगर ये एक क्वांटम बिहेवियर रखता, ये हमारा ऑसिलेटर एक क्वांटम बिहेवियर रखता, तो ऐसा ना होता हम जो एनर्जी देते ये उससे ऑसिलेट करता, क्योंकि इसके पास अपनी कुछ एनर्जी की कंडीशंस आ जाएंगी। अब वो क्या कंडीशन होंगी, क्या मतलब है कि एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा, ये सारा है जो हमें आज समझना है, जिसको कि हम आज अपने कॉन्सेप्चुअली अपनी अंडरस्टैंडिंग में लेकर के आएंगे। तो हम लोग ये कहने वाले हैं कि एनर्जी इज़ नॉट डिस्क्रीट, इज कॉन्टीन्यूअस। तो सबसे पहले हम ये सोचें कि हमारे पास एक बॉक्स है, हमारे पास एक रीजन है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप है। तो हमारा रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैप है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रैप है तो उसकी बाउंड्री x बराबर 0 है और उसकी बाउंड्री x बराबर l है, मतलब ये लंबाई में 0 से l है और मान लो x एक्सिस है। अब यहाँ पर ये जो कोलिजन है ये फ्री है, मतलब ये जो पार्टिकल है ये इसके अंदर फ्री है। फ्री होने का मतलब है उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। अगर कोई फोर्स काम नहीं करेगा तो आपने पढ़ा है कि इस समय हम कहेंगे कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो भी 0 होगा। हम कहेंगे पार्टिकल फ्री है मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई पोटेंशियल भी काम नहीं करेगा, बिकॉज पोटेंशियल, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज द फोर्स, ये होता है। तो ये पार्टिकल मूव कर रहा है। अच्छा, हम ये भी मानते हैं कि ये जो दीवारें हैं इन दीवारों से उसकी टक्कर भी नहीं हो रही है। तो अगर टक्कर नहीं हो रही है तो कोई भी एनर्जी के लॉस करने का मैकेनिज्म भी नहीं है। तो हमारा पार्टिकल इन दोनों बाउंड्री के बीच में फ्री है और कोलिजन नहीं कर रहा, तो इस तरह से किस तरह की एनर्जी के लॉस की भी टेंडेंसी नहीं है। तो अगर इसकी एनर्जी हम टोटल माने तो इसकी एनर्जी जो ई है वो है इसकी टोटल एनर्जी, इसकी टोटल एनर्जी ई है। ठीक है, ये हमने ये मान के रखा है इसके अंदर, इस पार्टिकल को इसके अंदर जब चल रहा है तो हमने इस तरह से इसके अंदर मान के रखा है ना। द क्वेश्चन इज कि
अब हम कैसे इसको आगे हम कैसे एनालिसिस करें इस पूरे सब्जेक्ट की। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि 1926 में श्रोडिंगर एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने एक मैथमेटिक्स डेवलप की थी जिसको कहते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। एक्चुअली वो वेव मैकेनिक्स जिसको कहा जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स है, मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स। और वो कहता है कि जो पार्टिकल हैं, ये जो पार्टिकल है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, इसके साथ एक वेव जैसा बिहेवियर जुड़ा होगा, इसके साथ एक वेव लाइक बिहेवियर जुड़ा होगा। और उस वेव लाइक बिहेवियर को समझाने के लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे, वेव फंक्शन। तो उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जब वो चलते हैं, मूव करते हैं, तो उनके साथ एक वेव लाइक बिहेवियर आ जाता है। अब वो एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में हम कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कर सकते, उसमें प्रोबेबिलिस्टिक नेचर होता है, लेकिन हम उसको किसी वेव फंक्शन के थ्रू उसको एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये वेव फंक्शन है जो इस पार्टिकल का जुड़ा हुआ है, इसकी सारी जानकारी, इस पार्टिकल की मोमेंटम, इसकी एनर्जी, इसकी लोकेशन, सारी जानकारी इस वेव फंक्शन के अंदर मौजूद है। तो इस प्रश्न उठता है कि आखिर इस वेव फंक्शन का नेचर कैसा होगा, कैसे पता करें। तो उसके लिए श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन डिराइव की। उन्होंने कहा इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, इसका सोल्यूशन आपका वेव फंक्शन आ जाएगा। तो एक तरह से कंडीशन उन्होंने अप्लाई की। वो जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो कैसे लिखी जाती है, ये उसका फॉर्मूला है। तो कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन है, कहीं मूव कर रहा है किसी एक्स के अलोंग, तो इस तरह से इस इक्वेशन के थ्रू हम इस पार्टिकल का एक्स के साथ, मतलब दूरी के साथ व्यवहार कैसा बदलेगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ कहीं भी टाइम का रोल नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम इसको श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन कहेंगे। इस इक्वेशन को आपको याद करना है। क्वांटम मैकेनिक्स का फुल कोर्स करोगे अभी कभी आप, तो आप इसके डेरिवेशन को भी वहाँ पर ड्राइव करोगे, बट अभी फिलहाल इस कोर्स के लिए डेरिवेशन इज़ नॉट एन इशू। तो ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, एक जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन है। हमारे केस में क्या है, हमारे केस में हम ये कहते हैं कि अगर आप x से इधर आओगे तो यहाँ पोटेंशियल इनफाइनाइट है, मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ फोर्स इतना ज़्यादा है कि पार्टिकल को रोक लेगा। ऐसे ही अगर आप x के l से ज़्यादा जाते हो तो यहाँ पोटेंशियल इनफाइनाइट है। तो हम ये कह रहे हैं पार्टिकल हमारा x बराबर 0 से x बराबर l के बीच में ही फ्री है, और फ्री है तो उसका पोटेंशियल 0 है। तो हम लिखेंगे within the boundaries, within the region जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, within the region v बराबर 0, so श्रोडिंगर इक्वेशन becomes, so भाई हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2 psi by dx स्क्वायर प्लस 2 टाइम m h प्लस e psi इज इक्वल टू 0। देखो v आपका 0 हो गया। अब हम मान लें यहाँ पर ये जो पूरा टर्म है, जो कि हमने टक्कर नहीं मान रहे हैं दीवालों से, एनर्जी कंजर्व कह रहे हैं, मास तो फिक्स है उसका। h क्रॉस क्या होता है, h क्रॉस जो होता है वो h/2 पाई होता है, जहाँ h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हमने मान लिया k स्क्वायर, k कोई कांस्टेंट ले लिया। क्या मतलब इसका हम लोग देखेंगे आगे। तो इसकी वैल्यू हो गई 2me/h क्रॉस स्क्वायर। ठीक है। सो हमारे पास इक्वेशन कैसे आ गई, हमारे पास इक्वेशन आ गई इस तरह से। अब इक्वेशन नंबर 1 मान लें। इक्वेशन नंबर 1 जो है इसका राइट साइड 0 है, तो अगर इस तरह की सेकेंड ऑर्डर है इसका, अगर इस तरह इक्वेशन होती है तो इसको सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, और इसका सोल्यूशन जो होगा वो पर्टिकुलर इंटीग्रल के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, नॉट पर्टिकुलर इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के फॉर्म में लिखा जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरी आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो आप उसको वहाँ पर सीख लोगे, मेरा क्या कहने का मतलब है। तो कुल मिला के इसका जो सोल्यूशन लिखा जाएगा साई, वो होगा a टाइम साइन के एक्स प्लस बी टाइम कॉस के एक्स। ये आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा कि अगर इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो इसका सोल्यूशन इस तरह से कैसे लिखा जाता है। आप अभी समझ लीजिए कि ऐसे हम इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर a कोई कांस्टेंट है, साइन के तो ये वाला टर्म है जिसको आपने माना है, x ये वेरिएबल है, उसी तरह से b कोई कांस्टेंट है, कॉस का टर्म है, के जो ये है जो आपने डिफाइन किया है, x जो आपका x वेरिएबल है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, यानी कि वेव फंक्शन जो है वो ये निकल आया। अब इस वेव फंक्शन यही हमको निकालना भी था, लेकिन इसके अंदर कुछ a है कुछ b है, हमें a और b की वैल्यूज़ नहीं मालूम है। तो जब भी इस तरह के अननोन कांस्टेंट आते हैं तो इन अननोन कांस्टेंट को समझने के लिए हमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कुछ बाउंड्री कंडीशन निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे।
अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा है, हमने ये कहा है कि पार्टिकल जो है वो इन दीवारों पे नहीं टकराता है। तो यानी कि पार्टिकल इन दीवारों पर कभी भी नहीं पाया जाता है, और किसी इलेक्ट्रॉन के कहीं पाए जाने की जो भी संभावनाएं हैं उनको हम वेव फंक्शन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इस दीवार से पार्टिकल कभी टकराएगा नहीं तो पार्टिकल की इस दीवार पर पाए जाने की संभावना भी हमेशा जीरो होगी। भाई अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अगर हरदोई गया ही नहीं, कोई व्यक्ति अगर चेन्नई गया ही नहीं, तो चेन्नई में आप जब भी ढूंढोगे उसके पाए जाने की संभावना हमेशा जीरो होगी। हाँ, अगर ऐसा होता कोई व्यक्ति चेन्नई जाता और आधे घंटे में लौट आता, तो कम से कम उस आधे घंटे में तो चेन्नई में उसके पाए जाने की संभावना होती। अगर हम आधे घंटे पूरा मन लगा के ढूंढे, पूरा ताकत लगा के, तो हम उसे पा जाएंगे। लेकिन जब व्यक्ति चेन्नई कभी गया ही नहीं, 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी वो उसकी बाउंड्री में एंटर नहीं किया, तो हम कितनी भी ताकत लगा लें, हम चेन्नई में उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाएंगे। ऐसा ही कुछ लॉजिक आप सोच लो, अगर इस दीवार में पार्टिकल टकराया ही नहीं, चूंकि कोलिजन को हम इस अप्रॉक्सीमेशन के तहत कह रहे नहीं है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि एट x = 0, एट x = 0 वेव फंक्शन क्या होगा, जीरो, जो कि वेव फंक्शन ही बताएगा कि पार्टिकल के वहाँ पाने जाने की संभावना कितनी है, 10%, 20%, 50%, तो वो आपका जीरो हो गया। दूसरा, इसी तरह से जो दूसरी बाउंड्री है उस पर भी हमारा पार्टिकल टकराएगा नहीं, तो वहाँ पे भी पाए जाने की संभावना जीरो हो गई है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और कंडीशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 1, इन दोनों को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 1 को यूज करेंगे और देखेंगे कि हम अपने फंक्शन को कैसे रिड्यूस कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि बाय यूजिंग इक्वेशन 2 एंड कंडीशन 1, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि x 0 है, तो हो जाएगा a sin 0 प्लस b cos 0। भाई आपने x 0 कर दिया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये फंक्शन 0 है। तो आप खुद ही बताओ, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। sin 0 क्या होता है, 0 होता है, तो पूरा टर्म 0 हो गया। तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0। यानी कि इस इक्वेशन में आपने जो 2 कांस्टेंट यूज किए थे उसमें से एक कांस्टेंट तो 0 हो गया है। देखो b = 0 हो गया है। सो हमारे पास सोल्यूशन क्या बचा, सो साई = a sin kx। आप कहोगे सर क्या a 0 नहीं मान सकते, हम कहेंगे देखो भाई a 0 आप क्यों मान रहे हो, b 0 हो चुका है, वो तो मैथमेटिक्स ने दिखा दिया। अगर आपने कहा a भी 0 है तो इसका मतलब है यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो वेव फंक्शन 0, वेव फंक्शन 0 मतलब सोल्यूशन 0, सोल्यूशन 0 होने का मतलब आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कहा कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। ऐसा हो नहीं सकता भाई, कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ही। वो सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, ट्रैवल सोल्यूशन होगा, बट होगा ही। ये कह देना कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ये गलत बात है। तो जो अगर सोल्यूशन होगा तो उसमें इस टर्म को हम 0 नहीं मान सकते। तो हमने अपनी इक्वेशन को लिख दिया साई = a sin kx। अब हम अप्लाई करेंगे, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, तो अब लिखेंगे बाई सेकेंड कंडीशन। अब हम सेकेंड कंडीशन लिखेंगे, तो सेकेंड कंडीशन के हिसाब से साई 0 हो जाएगा और साइन के x की जगह पर l हो जाएगा। अब देखो साइन की वैल्यू, साइन समथिंग की वैल्यू 0 है, तो साइन कब 0 होगा, जब साइन 0 होता है तब 0 होता है, जब साइन पाई होता है तब 0 होता है, साइन 2 पाई होता है तो 0 होता है। यानी इस कंडीशन को लिखने का मतलब है आप लिख रहे हो कि साइन के एल = साइन n पाई। भाई के एल वगैरह है, ये सारी वैल्यूज़ हैं आपके पास, जस्ट अ मिनट, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं आपके, ये सारी वैल्यूज़ 0 की वैल्यू कब होगी, जब साइन की वैल्यू 0 होगी, पाई होगी, 2 पाई, इस तरह की वैल्यू होंगी। यानी आपके पास कंडीशन क्या हो जाएगी, के एल = n पाई। ये एक महत्वपूर्ण कंडीशन हमारे सामने आ गई। अब हम इस कंडीशन को इस इक्वेशन की सहायता से, इस इक्वेशन की हेल्प से थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे इसकी। तो इसकी एनालिसिस करने के लिए हम ये सब हटा दें, इनकी कोई खास आवश्यकता नहीं है हमारे पास। देखें ध्यान से, आप समझें क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ से आप लिख सकते हो k = n pi/l, ठीक है, n pi/l। और नाउ पुट दिस, सो दिस इज k² is n² pi² upon l² and this is 2me upon h cross square n² pi² upon l²। कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है। e की वैल्यू क्या हो जाएगी,
E इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर 2m l स्क्वायर। ना दिस इज द फार्मूला। यहाँ हम n लगा देंगे क्योंकि यहाँ एक n है। ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले से हम उस बात को देख पा रहे हैं जो कि हमने शुरू में बात की थी, सोमरफेल्ड जो हमें दिखाना चाह रहे थे कि देयर इज़ अ काइंड ऑफ डिस्क्रीटनेस इन द एनर्जी। तो ये एनर्जी किसकी थी बच्चों? ये जो एनर्जी थी ये एनर्जी उस पार्टिकल की है जो इस बॉक्स के अंदर ट्रैप है और जो कि कंजर्व है। और वो एनर्जी कितनी है वो इस फार्मूले से आपको दिख रही है। अगर हम पाई h 2ml इनकी वैल्यू देखें, ये तो फिक्स है, बॉक्स की लंबाई फिक्स रखी है आपने, तो इस बॉक्स की लंबाई फिक्स होने का मतलब L फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट, h क्रॉस इज अ कांस्टेंट। तो हम मान लें जितना टर्म ये सब कुछ है इसकी वैल्यू कुछ मान लो, कुछ भी मान लो x, कुछ भी हम मान लें 5 क्या कहते हैं, कुछ भी s यूनिट है, s है, तो फार्मूला हो जाएगा En बराबर n स्क्वायर इंटू एस। ना s इज दिस होल थिंग, ये पूरा है। तो अब इसका मतलब है कि अगर n की वैल्यू 1 होगी तो E1 कितना हो जाएगा s, e की n की वैल्यू 2 होगी तो हो जाएगा 4s, 3 होगी तो हो जाएगा 9s। इस तरह से, यानी कि वो पार्टिकल जो इस बॉक्स के अंदर ट्रैप है वो ऐसा नहीं कि जिस एनर्जी से चाहे उस एनर्जी से मूव कर रहा है, इसकी कोई एनर्जी है वो फिक्स रहेगी। तो जैसे मान लो ये मूव कर रहा है इसके बीच में, बिना टक्कर करे इसके बीच में इस तरह से दाएं बाएं मूव कर रहा है, तो या तो इसकी एनर्जी E1 होगी, यानी कि या तो इसकी एनर्जी S होगी, S यूनिट होगी, या अगर आप इसको एनर्जी देना चाहोगे तो अगला ये क्या हो सकता है, 4S हो सकता है। हमने सोचा कि अच्छा चलो S एनर्जी है, लाओ इसको 2S दे दें। अगर 2S ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अगर ये पार्टिकल 2S एनर्जी ले लेगा तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3S। बट इस रूल के हिसाब से उसके पास S के बाद 4S का ही ऑप्शन है। तो अगर S के बाद 4S का ऑप्शन है तो इसका मतलब है कि वो ये 2S एनर्जी लेगा ही नहीं, 2S एनर्जी को उसको लेना ही नहीं है, वो उसको रिजेक्ट कर देगा, भले कितना कुछ भी आप एफर्ट करो, इट विल नेवर एक्सेप्ट। हाँ, ये क्या एक्सेप्ट करेगा, ये 3S एनर्जी एक्सेप्ट कर लेगा। 3S एनर्जी एक्सेप्ट करने का मतलब है कि 3S एनर्जी एक्सेप्ट कर लेगा, S ऑलरेडी है तो 4S पहुंच जाएगा। इट इज़ वेरी मच लाइक यू कैन थिंक अबाउट इट लाइक द एयरवेज। एयरवेज से बस क्या होता है, बस बड़ा कंटिन्यूस मामला होता है। मान लीजिए ये आपका बस स्टॉप है, ठीक है, ये आपका हजरतगंज है, लखनऊ का हजरतगंज है जहाँ आपकी बस है, और उसके बाद फिर आपका ये एक डेस्टिनेशन है, ये चार बाग है। अब लोग क्या होते हैं, हजरतगंज से आगे आए, थोड़ा सा एक चौराहा है वहाँ बैठ गए, फिर रास्ते में कहीं कूद गए, फिर रास्ते में कहीं चढ़ गए, फिर रास्ते में कूद गए, इवन बस चल रही थोड़ा धीमी हुई चढ़ गए और थोड़ा धीमी हुई कूद गए। सो दिस प्रोसेस इज़ कॉन्टीन्यूअस। यहाँ कोई ऐसा रूल नहीं है कि भाई हम बस जहाँ रुकेगी वहीं करेंगे। जनरली लोग होना तो यही चाहिए, जब रुके और जहाँ चढ़े फिक्स स्टॉप पर, बट प्रैक्टिकली क्या देखते हो, यही होता है, लोग चढ़ते कूदते रहते हैं। तो अब किसी को जैसे मान लो बस है, बस से उसको चार बाग नहीं जाना है, उसको मान लो बीच में बर्लिंगटन चौराहे पर उतरना है, तो बर्लिंगटन चौराहे पर जाना है तो वो क्या करेगा, इसी बस पे चढ़ जाएगा और चार बाग में जहाँ बस रुकेगी, लेकिन जैसे चौराहे पे धीमी होगी लाल बत्ती होने पे तुरंत लोग कूद जाएंगे और वो अपना वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। तो ये तो कॉन्टीन्यूअस मामला है जो कि हम समान रूप से देखते हैं। पर क्या एयरवेज में भी ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता है। जैसे मान लो आप इंडिया, ये आपका जो है ये सपोज ये इंडिया का इलाका मुंबई से उड़े और आपको यहाँ पर कहीं जाना है, मान लो ये वाशिंगटन डीसी है, यहाँ जाना है सपोज़। रास्ते में या ऐसे रूट से जाना है जहाँ से क्यूबा होके जाता है, तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप फ्लाइट पकड़ोगे और जैसे क्यूबा के ऊपर से गुजरोगे तो बस की तरह कूद जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। सो यू हैव टू कम टू दिस प्लेस, देन यहाँ से आप कोई मूव करोगे। अगर आप करो कि नहीं हमें क्यूबा जाना है, तो ये रेलवे, ये जो एयरवेज है, ये आपको टिकट देंगी ही नहीं, ये आपको वो सीट ही नहीं अलॉट करेंगी, क्योंकि इनके रूट में वो है ही नहीं। इनका सिर्फ है कि यहाँ से उड़ेंगे तो सीधे वहाँ पहुँचेंगे, अगर यहाँ लोगों को चढ़ाएंगे तो हम लोगों को वहाँ उतारेंगे, बीच में आप कुछ भी कर लो, देयर इज़ नो ऑप्शन, एटलीस्ट फॉर द कमर्शियल एयरवेज जो होती हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस हैं,
आप उसी रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन के तहत ही अपना काम कर सकते हो। उसी तरह से यहाँ क्वांटम कंडीशन है, या तो एनर्जी s होगी या 4s होगी या 9s होगी, आप कहो कि इसके बीच कोई एनर्जी ले ले, नॉट पॉसिबल। तो एक तरह से अगर आप एनर्जी दोगे भी तो सिस्टम उस एनर्जी को अपने से होकर गुजर जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एक तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर कह रहे हैं। तो दिस इज़ द पिक्चर दैट सोमरफील्ड ने सजेस्ट किया, और इस पिक्चर को हम कहते हैं डिस्क्रीटनेस। दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रीट बिहेवियर ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट एनर्जी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो अगर हमारे पास वो बॉक्स है तो उस बॉक्स में मान लो ये जो हाइट है दिस इज s, इवन एनर्जी है s, तो ये s है, तो E2 कितनी होगी 4s, यानी कि ये 1 है तो ये 2 3 4, ये होगी हमारी 4s, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी E2। फिर उसके बाद 9s है, तो 4 ये था, 5 6 7 8 9, तो सपोज यहाँ कहीं ये आपका 9s होगा, ये होगी एनर्जी E3। तो आप देख रहे हो एनर्जी में जो गैप है, इस तरह का आपको एनर्जी गैप दिख रहा है। कुल मिला के यहाँ ये आपको समझना है कि एनर्जी जो है वो एक डिस्क्रीट बिहेवियर शो कर रही है, ठीक है। ये हमारा कौन सा पिक्चर है इस पार्टिकल बॉक्स का। अब इसी तरह की चीज़ को हम किस में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ हम देख सकते हैं हाइड्रोजन एटम के साथ। हाइड्रोजन एटम में हम क्या पाते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि एक तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रैप है। हाइड्रोजन एटम इज़ नॉट द एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉब्लम, बट इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ बाउंडिंग प्रॉब्लम कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड है हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ बाउंड है तो उसकी एनर्जी के अंदर भी इसी तरह की डिस्क्रीटनेस होगी, इसी तरह का डिस्क्रीट बिहेवियर वहाँ पर भी शो होगा, ठीक है। और वो जो डिस्क्रीट बिहेवियर होगा दैट इज़ ऑफ इम्पॉर्टेंस कि वो क्वांटम बिहेवियर लेकर के आता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक बिहेवियर पाते हैं, और यही जो डिस्क्रीट एनर्जीज़ हैं यही आगे जा कर के ओवरलैप होती हैं, और ओवरलैप होने के बाद ये क्या बनाती हैं, ये हमारे सामने एक तरह का बैंड स्ट्रक्चर बनाती हैं। अगर हम हाइड्रोजन के लिए करें तो हाइड्रोजन के लिए जो फार्मूला होता है वो इस तरह का फार्मूला नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग वाला मामला होता है। तो हाइड्रोजन में जो फार्मूला होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है E होता है, दैट इज़ द -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहाँ पर यहाँ पर n जो है n न्यूमरेटर में है, और हाइड्रोजन एटम में जो n होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर ऐसे होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा, एनर्जी लेवल यहाँ पर दूर होंगी, फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे उनकी दूरी कम होती जाती है और वो पास पास होती रहती है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ एनर्जी कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, यहाँ एनर्जी ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम और कम होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से, लेकिन कुल मिला के हमारा मकसद ये जानना है कि एनर्जी जो होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती, एनर्जी डिस्क्रीट होती है, और यही डिस्क्रीटनेस ही हमें समझना है। इन्हीं डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज़ को हम एनर्जी लेवल कहते हैं, और इन्हीं एनर्जी लेवल्स के मर्ज करने से, इन्हीं एनर्जी लेवल्स के आपस में मिक्स हो जाने से हमारे सामने क्या निकल के आता है, इन्हीं एनर्जी लेवल के मिक्स हो जाने से हमारे सामने बैंड समझ में आते हैं। अब वो बैंड क्या इंडक्शन बैंड होते हैं, वो बैंड वैलेंस बैंड होते हैं, वो होंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट दिस इज़ द मेन आइडिया कि किस तरह से ये सब आपस में रिलेट होता है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस एक हम खास तरह के डायग्राम देखेंगे। अभी जब हम बैंड स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें क्रॉनिक-पेनी मॉडल पढ़ना पड़ेगा। तो जब क्रॉनिक-पेनी मॉडल पढ़ रहे होंगे तो वहाँ हमें खास तरह के बैंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एक तरह के पोटेंशियल वेरिएशन की बात करेंगे, और बुक्स वगैरह जो भी आप पढ़ रहे होंगे उसमें भी इस तरह का वेरिएशन दिया होता है। लेकिन हमें समझना जरूरी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ। कई बार क्या होता है ना, किताबें ये सोच करके कि ये तो आता ही होगा, वो एक सर्टेन लेवल शुरू करती है अपनी बातें, और जैसे वहाँ से बात शुरू होती है तो कई बार क्या होता है हमसे वो मिस हो जाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर, या हम भूल चुके हैं, या हमने कभी समझा नहीं उस चीज़ को। तो हम शुरुआत करते हैं 0 से, पॉइंट 0 से हमारा शुरुआत हो रहा है। तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन की उस डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। उसको समझने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप किसी भी स्टैंडर्ड किताब को, इस विषय की कोई भी स्टैंडर्ड किताब आप उठा के देख लीजिए, आप उसको समझने में सक्षम हो जाओगे। यू विल बी कैपेबल टू अंडरस्टूड द बुक, एंड दिस इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ दिस लेक्चर, कि आप सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। हमारे लेक्चर के थ्रू आप इतना
कैपेबल हो जाएं कि आप किसी भी स्टैंडर्ड किताब को उठा करके उसको समझ सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे द पोटेंशियल डायग्राम for the hydrogen atom, then for the hydrogen molecule and for in general for the semiconductor crystal. ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।